नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कानों देखे किस्सों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोर्ट के ऐसे किस्से जो मीडिया की सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ संदेश ज़रूर देते हैं। अब जब से वर्चुअल हियरिंग चल रही है तब से कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। वो इस तरह है कि पहले जब जज साहिबान डाइस पर न्यायमूर्ति बैठते हैं तो आपस में जब उनको कभी सलाह मशवरा करना होता है किसी केस में सुनवाई के दौरान, तो कई जजेस तो आगे फाइल रख लेते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं और ऐसे धीरे धीरे बात करते हैं कि लोग उनके लिप सिंक से भी पता ना कर सकें, लिप मूवमेंट से, कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अब बढ़िया है, अब ये है कि जजेज आपस में बात करते हैं लेकिन म्यूट हो जाता है और कंट्रोल रूम से म्यूट होते ही फिर जजेज बात करते हैं, फिर उसके बाद ऑडियो आ जाता है, इसके बाद सारे लोग सुनते हैं। लेकिन पहले ये होता था कि अदालत जब बैठी नहीं है, जजेस बैठे नहीं हैं, उसके पहले सीनियर एडवोकेट्स और काउंसिल्स जब सामने बैठते हैं तो आपस में कुछ खुसर बातें करते हैं, हंसी मजाक चलती है और ये सब चलता रहता है। अब जब से वर्चुअल हियरिंग हुई है तब से ये समझ में आ जाता है, क्योंकि सबके ऑडियो खुले रहते हैं, सब अपने अपने चैम्बर्स में और ऑफिसेज में रहते हैं, तो उनकी जो गॉसिप होती है वो भी हम लोगों को सुनने में आती है। अब सुने कि वैक्सीनेशन को लेकर सीनियर एडवोकेट्स किस तरह की बातें करते हैं। चीफ जस्टिस का कोर्ट था और तीनों न्यायमूर्ति पहुंचे नहीं थे कोर्ट में, 10:30 बजे से कुछ पहले की बात थी। अब उसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट दातार साहब, अरविंद दातार, ये कई लोग, और प्रशांत भूषण जी, ये सारे लोग अपीयर हो गए थे, लेकिन कोर्ट लगी नहीं थी। तो इस बीच में इनमें क्या चर्चा चलती है? आपको लगता है कि तीसरा डोज लगवाना ज़रूरी है? क्या तीसरी लहर आएगी? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे तो समझ लो 3 डोज हो ही गए हैं, क्योंकि एक तो मैं कोविड का शिकार हुआ जून में, इसके बाद मैंने 2 डोज ले लिए हैं, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है अब डरने की। आपको लगता है डरने की कोई बात है? तो दुष्यंत दवे ने कहा कि नहीं, डरने की बात कैसे नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ को तो दोनों डोज लगने के बाद कोविड हो गया। प्रशांत भूषण जी से क्या पूछते हो, ये तो वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ ही हैं, ये तो कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशांत जी ने भी यही कहा कि हाँ, मुझे जहाँ तक मालूम है वैक्सीनेशन से तो और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक बार कोविड हो गया, उसके बाद मान लो कि कुछ नहीं होगा, वैक्सीन लेने के बाद तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता कि वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। और ये क्या सरकार कर रही है, स्कूल नहीं खोल रही, जबकि सब कुछ खुल रहा है, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं? ये सब फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, ये सारे बच्चों का सारा फ्यूचर बर्बाद है। अब तो जब सब कुछ खुल रहा है, स्कूल नहीं खोलने का क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें होती रही। इससे पहले कि बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचती, तब तक तीनों जजेस अपने अपनी विंडो में प्रकट हो गए थे और ये बातचीत अधूरी रह गई। लेकिन इससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन को लेकर और इस तीसरी लहर को लेकर लोगों में कितनी चिंता है। सिर्फ हम आप ही नहीं, वो लोग भी चिंता करते हैं जो लोगों से मिलने के पहले 7 बार सैनिटाइज होते हैं, 7 तालों के अंदर रहते हैं, जनता से उनका बहुत कम काम पड़ता है, जनता उनसे मिलने अंदर जाती भी है तो पूरी तरह से सैनिटाइज होकर। लेकिन फिर भी कोरोना तो ऐसा ज़बरदस्त है कि आप 7 तालों के भीतर भी रहें, अगर कोरोना को पहुंचना है तो पहुंच जाता है। लिहाजा आप लोगों के लिए भी यही है कि सुरक्षा और एहतियात बरकरार करके रखें, ताकि ये तीसरी लहर जिसकी आशंका विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में आ सकती है, उसको नेस्तनाबूद किया जा सके, उसको परे हटाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। अब हम बात करते हैं कुछ पिछले एपिसोड पर, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला जज साहब ने और कार पार्किंग में, अदालत की कार पार्किंग में आकर एक विकलांग हो गए थे, वो दिव्यांग, उनका मामला सुना और आधे घंटे में फ़ैसला सुनाया और बीमा कंपनी से कहा कि इन्होंने बहुत भागादौड़ी कर ली है, 20 लाख रुपए इनके अभी और वहीं अदालत लगाई पार्किंग में। तो इस पर ये किस्सा हमने सुनाया था। इस पर कई लोगों के सलाह, कई लोगों ने अपनी सलाह भी दी है, लेकिन वो सलाह कुछ दूसरी तरह के, मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ।
भाई जयराम गुप्ता साहब ने लिखा, ऐसे माननीय जज साहब न्यायमूर्ति तो नहीं कह सकते क्योंकि वो ज़िला जज हैं, तो न्यायमूर्ति जब हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं उनके नाम के आगे अंग्रेज़ी में कहें तो जस्टिस और हिंदी में कहें तो न्यायमूर्ति उपाधि लगती है। तो ऐसे जज साहब का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और अन्य मान्य जजों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सच में काम तो बहुत प्रेरक था और कई जज साहब ऐसे भी किस्से आए हैं इतिहास में जब उन्होंने प्लेटफार्म पर, रेलवे के प्लेटफार्म पर अदालत लगा दी और वहीं जो लोग उनकी नज़रों में मुजरिम थे उन लोगों को सज़ा भी दी। अशोक कुमार साहब लिखते हैं, कुछ फैसले अपवाद हो सकते हैं, मैं भी 12 सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं और उम्मीद करता हूं 20 सालों बाद शायद फैसला आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अशोक कुमार जी, ऐसे करोड़ से ज़्यादा, करोड़ों मुकदमे पूरे देश में लंबित हैं जिनमें लाखों तो ऐसे हैं जो 20 साल 30 साल से चल रहे हैं। अभी कल भी एक मुकदमे का फैसला आया है जो 25 साल से अदालतों में चल रहा था। ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ सुर्खियों में आ जाते हैं, कुछ गुमनाम रह जाते हैं। उनका तो हमें क्या, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, उनके मुद्दे मुद्दाले को ही पता नहीं चलता कि उनके मामला कब से लंबित अटका हुआ है और कब फैसला आएगा, किसी को नहीं पता। अदालतें खुद नहीं जानती हैं। हालांकि आज भी ये हुआ है कि कॉलेजियम ने अपनी मीटिंग में कई जजेज हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस परमानेंट उनकी सिफारिश की है सरकार को और साथ ही 5 जजेस को, चीफ जस्टिस को इस कोर्ट से उस हाई कोर्ट तक तबादला किया है। 28 लोगों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की है और जल्दी ही ये पता चल जाएगा कि नियुक्तियां सबकी अपनी जगह हो जाएंगी। तो इसमें कुछ तो बोझ हल्का होगा, लेकिन पुरानी कहावत है कि बाल काटने से लाश का बोझ हल्का नहीं होता है। तो ऐसे में जितने जजेस के सैंक्शनड पोस्ट हैं उसमें से सिर्फ 60% ही शायद अभी भरे हुए हैं, बहुत सारे खाली हैं। तो अभी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को बनाने पड़ेंगे कि रिकॉर्ड संख्या में जजेस की नियुक्ति हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में तो अब एक जज का पद खाली हाई कोर्ट्स में करनी पड़ेंगी। इसके अलावा ज़िला अदालतों में और सत्र अदालतों में बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, तो राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो साहब बालकृष्ण जी लिखते हैं, बहुत अच्छा। जयराम गुप्ता जी लिखते हैं, सर जी आप ज़्यादातर अनुपस्थित रहते हैं। लो, मेरी हाज़िरी भी लगने लग गई और मास्टर जी ने रजिस्टर में बता दिया है कि अनुपस्थिति ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन आओ। तो मैं पहले भी बताया था कि कुछ काम की मजबूरियां रहती हैं जिसकी वजह से कई बार समय की किल्लत या सफ़र में रहते हैं तो उस समय थोड़ी मुश्किल रहती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि रोज़ आपसे मुलाकात करूं और कोर्ट की, कचहरी की या फिर अपने अनुभवों की आपसे शेयर करूं। एक 78 टेक फैमिली हैं, इन्होंने लिखा है फर्स्ट व्यूज़, उन्होंने दिल का निशान बनाया है और खुशी जाहिर की है। इसके अलावा वोरा अब्बास इन्होंने लिखा 135 करोड़ में पहले किस्सा लाइव हुआ है। चलिए साहब, थैंक यू। इसके अलावा एक और द हाउस होल्डर मॉक, इन्होंने लिखा कि भाई खबर से जुड़े फ़ोटो वीडियो तथ्य भी दिखाओ बीच में, ऐसे तो कुछ भी हवा में फेंक के भाग जाओगे। ये कहानी सच्ची है मुझे मालूम है, लेकिन मज़ा नहीं आया खाली ऑडियो का वीडियो देखने में। तो भाई साहब ऐसा है कि कोर्ट में ना तो हम कैमरा ले जा सकते हैं, ना हम शूट कर सकते हैं, और जो ये जानकारियाँ आप तक लेके आते हैं इसमें कुछ लोगों की तस्वीरें तो मिल जाएंगी, लेकिन असली चीज़ ये किस्सा और ये तथ्य है। अदालतों में भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ तथ्य और दस्तावेज़ों पे ही पता चलती हैं और बहस से ही पता चलती हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है लेकिन मज़ा नहीं आया। कई बार कोर्ट भी फैसला सुनाते समय कहती है कि हमें मालूम है कटघरे में खड़ा हुआ ये आदमी यही मुलजिम है, इसी ने अपराध किया है, ये अपराधी है, लेकिन सबूत नहीं आए, लिहाजा अदालत इन्हें बरी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, किसी न किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा, और आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आज के किस्से में इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर होंगे कानों देखे किस्सों के साथ। नमस्ते।